नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर एक बार पुनः स्वागत है। अजमेर से मैं शैलेंद्र सिंह रावत आज आपके सामने जो क्लास लेकर आ रहा हूँ ये मानसिक तर्क शक्ति पर आधारित क्लास है। जो भी स्टूडेंट इस समय वनपाल की तैयारी कर रहे हैं, जो स्टूडेंट इस समय ग्राम सेवक की तैयारी कर रहे हैं और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी प्यारे स्टूडेंट्स के लिए ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। रीजनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक में हम 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे जो अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसा कि पहला प्रश्न आपको दे रखा है थका मांदा, फिर आपको दे रखा है कार्य, उसके बाद दे रखा प्रश्न और फिर दे रखा है प्रश्नवाचक का चिन्ह। ठीक है, 4 ऑप्शन आपको नजर आ रहा है। पहला ऑप्शन दे रखा आराम, दूसरा ऑप्शन दे रखा भोजन, तीसरा ऑप्शन दे रखा सफलता और चौथा ऑप्शन दे रखा अभ्यास। अगर साथियों आपको इस प्रश्न का सही जवाब आता है तो बिल्कुल आप जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। थका मादा, कार्य, प्रश्न और फिर आपको दे रखा है प्रश्नवाचक का चिन्ह। देखिए साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब आपने चयन कर लिया होगा। आपको पर्टिकुलर 1 मिनट का समय दे दिया मैंने, और अगर आपको इस प्रश्न का जवाब आता तो जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। देखिए थका मादा और यहाँ पर आपको दे रखा कार्य। सबसे पहले आप इनको ट्रांसलेट मीनिंग में लाने की कोशिश कीजिए। अगर आप काम करते हो तो आप थक सकते हो, यानी आप थकोगे कब? आप में थकान कब होगी? जब आप कार्य करोगे। तो अगर आपने कोई कार्य किया है तो आप में थकान अनुभव हो सकती है, यानी थका मादा। अब आपको प्रसन्न कब होगे? आप में खुशियां कब आएगी? क्या आराम करने से आपको खुशी मिल सकती है? क्या भोजन करने से खुशी मिल सकती है? क्या सफलता से आपको खुशी मिल सकती है? क्या अभ्यास से आपको खुशी मिल सकती है? देखिए इस प्रश्न का जवाब कैसे चयन करना है आपको इसे पढ़ना पड़ेगा। बोले कार्य करेंगे तो हम थकेंगे, अब हम प्रसन्न होंगे, हम खुश होंगे। कब होंगे प्रसन्न? अगर हमें सफलता मिलती है। अगर हमें सफलता मिलती है तो हम खुश हो जाएंगे। अगर हमें सफलता मिलती है तो हम क्या हो जाएंगे? खुश हो जाएंगे। आप में से कितने स्टूडेंट हैं जिस पहले प्रश्न का जवाब सी ऑप्शन चयन किया? जल्दी से फटाफट से कमेंट कीजिएगा। मैं लेकर आ रहा हूं प्रश्न संख्या 2। चलिए बात अपन कर लेते हैं प्रश्न संख्या 2 की। दूसरा प्रश्न आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। आपको दे रखा है धोना, फिर दे रखा वस्त्र, उसके बाद समानुपात का चिन्ह आपको नजर आ रहा है और झाड़ना, और उसके बाद दे रखा है प्रश्नवाचक का चिन्ह। अगर साथियों आपको इस दूसरे प्रश्न का भी आंसर आता है तो आप जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। धोना, समानुपात दे रखा है वस्त्र, फिर समानुपात का चिन्ह है और आपको दे रखा है झाड़ना, और फिर उसके आगे दे रखा आपको प्रश्नवाचक का चिन्ह। ए ऑप्शन दे रखा चेहरा, बी ऑप्शन दे रखा फर्श, सी ऑप्शन दे रखा चपरासी और डी ऑप्शन दे रखा मेहतर। देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का आप सही जवाब कैसे करेंगे? सबसे पहले आप इस प्रश्न का थोड़ा मीनिंग निकालने का समझने की कोशिश कीजिए। देखिए आपको यहाँ लिखा गया धोना और यहाँ लिखा गया वस्त्र, यानी अगर आपको अपने कपड़े को साफ रखना है तो धोना तो पड़ेगा। यानी कपड़े को अगर आपको साफ रखना है तो क्या करना पड़ेगा? धोना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? धोना पड़ेगा। इसी प्रकार अगर आपको अब झाड़ना पड़ेगा। झाड़ना पड़ेगा किसको साफ रखने के लिए? झाड़ना पड़ेगा चेहरे को साफ रखने के लिए, ऐसे पढ़ा करो आप। फर्श को साफ रखने के लिए, चपरासी को साफ रखने के लिए, या मेहतर को साफ रखने के लिए। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर जवाब निकल जाएगा फर्श। कि भाई अगर हमें फर्श को साफ रखना है तो झाड़ना पड़ेगा। फर्श को अगर हमें साफ करना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? झाड़ना पड़ेगा। वस्त्र को साफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा? धोना पड़ेगा। इसी प्रकार फर्श को साफ रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें झाड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको क्या जवाब करना पड़ेगा? बी ऑप्शन। यानी आपके आंसर बी ऑप्शन है तो सही है, और अगर आंसर बी ऑप्शन नहीं है तो आप यहाँ से इसका आंसर कॉपी कर सकते हैं। क्लियर हो गया? चलिए बात करते हैं प्रश्न संख्या 3 की। चलिए साथियों बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 3 की। तीसरा प्रश्न दे रखा चाबी, फिर आपको दे रखा अनुपात, ताला, समानुपात का चिन्ह है स्विच, और फिर आपको दे रखा है प्रश्नवाचक का चिन्ह। चलिए ऑप्शन दे रखा है आपके सामने बोर्ड, आगे दे रखा है पंख, उसके बाद दे रखा है बिजली, और उसके बाद दे रखा ऑन। अगर आपको इस प्रश्न का सही जवाब आता है तो जल्दी से फटाफट से कमेंट करके बताइए आंसर क्या रहेगा। हाँ जी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी से निवेदन है कि अगर आपको इस प्रश्न का आंसर आता है तो कमेंट करें। बिल्कुल, जिस प्रकार चाबी का संबंध ताले से होता है, जिस प्रकार चाबी का जो संबंध है वो किससे होता है? ताले से होता है। जिस प्रकार चाबी का जो संबंध है
वो ताले से होता है, ठीक उसी प्रकार स्विच का जो संबंध होता है वो किससे होता है? स्विच का जो संबंध होता है वो बोर्ड से होता है। किससे होता है? बोर्ड से होता है। तो यहाँ पर हमें तीसरे प्रश्न का ए जवाब को चयन करना पड़ेगा। आप में से कितने प्यारे स्टूडेंट्स हैं जो इस प्रश्न का ए ऑप्शन लेकर आए? जिस प्रकार चाबी का संबंध ताले से है, ठीक उसी प्रकार स्विच का जो संबंध होगा वो किससे होगा? स्विच का संबंध बोर्ड से होगा। क्लियर हो गया? चलिए बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 4 की। चलिए साथियों बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 4। कार और फिर हमें दे रखा गैराज, फिर वायुयान, फिर दे रखा प्रश्नवाचक का चिन्ह। 4 ऑप्शन है, हैंगर, जेंटी, एयर ड्रम और शेल्टर। साथियों आप इस प्रश्न का एक जवाब कैसे चयन करेंगे? देखिएगा, आपको इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। कार को जहां पर खड़ा किया जाता है उस जगह का नाम है गैराज। कार को जहां पर खड़ा किया जाता है उस जगह का नाम है गैराज। इसी प्रकार वायुयान को जहां पर खड़ा किया जाता है उस जगह का नाम होता है एयर ड्रम। क्या होता है? एयर ड्रम। तो यहां पर आपको कौन सा ऑप्शन का चयन करना पड़ेगा? यहां पर आपको सी ऑप्शन का चयन करना पड़ेगा। क्लियर हो गया? आ गया सभी को? चलिए बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 5 की। आप इसकी कॉपी कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 5 मैं आपको हल करवा रहा हूं। चलिए बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 5 की। पांचों प्रश्न आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। लेखक, फिर आपको दे रखा है पुस्तक, फिर समानुपात का चिन्ह है और 2 आपको प्रश्नवाचक के चिन्ह दे रखे हैं। यहाँ पर दे रखा कविता, फिर दे रखा कवि, फिर दे रखा कुर्सी और फिर आगे दे रखा बढ़ई। ठीक है। सी ऑप्शन दे रखा संगीतकार, फिर गीत, चौथा ऑप्शन है भवन और वास्तुकार। साथियों अगर एग्जाम में ये प्रश्न आता है तो पहले आप पूरी प्रश्न को ध्यान से पढ़ लीजिएगा और जहाँ तक हो संभव हो आप इसका मीनिंग खोजने की कोशिश कीजिएगा, मीनिंग का अर्थ निकालिएगा। यहाँ दे रखा है लेखक और यहाँ दे रखा पुस्तक। अब आपको क्या रखना है? आपको याद ये रखना है कि पुस्तक को लिखने वाला व्यक्ति लेखक होता है, यानी पुस्तक को लिखने वाला व्यक्ति कौन होता है? लेखक होता है। तो पुस्तक को लिखने वाला व्यक्ति लेखक होता है या लेखक के द्वारा पुस्तक को लिखा जाता है। अब देखिएगा, यह है कविता और कवि, कविता और कवि, यानी कविता कवि, कुर्सी बढ़ई, संगीतकार गीत और फिर है भवन और वास्तुकार। तो यहाँ पर आपको सी ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा क्योंकि संगीतकार गीत को लिखता है, कविता कवि को नहीं लिखता है, कविता कवि को नहीं लिखता। देखिए आप प्रश्न पढ़िएगा, लेखक लेखक क्या लिखता है? लेखक पुस्तक लिखता है। तो कविता को कवि लिखता है क्या? कविता को कवि, इसका मतलब संगीतकार गीत लिखता है, संगीतकार गीत लिखता है। कविता कवि थोड़ी लिखता है, कविता कवि थोड़ी लिखते हैं, यानी संगीतकार गीत लिखता है। तो यहां पर आपको कौन सा ऑप्शन को राइट करना होगा? यहां पर आपको सी ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा। क्लियर हो गया? इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये प्रश्न थोड़ा आसान है, लेकिन जितने आसान है उतने ही ज्यादा आपको एग्जाम में कंफ्यूज कर देंगे, इसलिए आप थोड़ा मीनिंग निकालने की कोशिश कीजिएगा। चलिए मैं लेकर आ रहा हूं प्रश्न संख्या 6। चलिए बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 6 की। प्रश्न संख्या 6 दे रखा पायरिया, फिर आगे दे रखा समानुपात, अनुपात, फिर दांत, फिर समानुपात का चिन्ह एक्जिमा और उसके बाद दे रखा है प्रश्नवाचक का चिन्ह। अगर एग्जाम में ये प्रश्न घूम जाता है या आ जाता है तो साथियों अगर आपको इस प्रश्न का सही जवाब आता है तो मैं कह रहा हूँ बिल्कुल आप चयन करने की कोशिश कीजिएगा। पायरिया, फिर दे रखा है दांत, समानुपात का चिन्ह एक्जिमा और फिर प्रश्नवाचक चिन्ह। देखिए जिस प्रकार पायरिया एक जो बीमारी है वो किससे रिलेटेड है? दांत से संबंधित है। पायरिया एक बीमारी होती है जो दांत से संबंधित है। आप चाहें तो इसको एक बार कॉपी कर लीजिएगा। बिल्कुल जिस प्रकार पायरिया दांत से संबंधित एक बीमारी है या रोग है, उसी प्रकार एक्जिमा, एक्जिमा किससे संबंधित रोग है? फुसफुस से संबंधित, नेत्र संबंधित, हृदय संबंधित, त्वचा संबंधित। तो साथ ही याद रखना एक्जिमा एक जो रोग होता है वो किससे रिलेटेड है? वो त्वचा से संबंधित है। किससे संबंधित है? त्वचा से संबंधित है। तो यहाँ पर आपको छठे प्रश्न का जो सही जवाब करना पड़ेगा वो आपको डी ऑप्शन को राइट करना होगा। किसको राइट करना होगा? डी ऑप्शन को। क्लियर हो गया? चलिए बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 7 की।
चलिए साथियों, सातवें प्रश्न की बात करते हैं। सातवां प्रश्न दे रखा उत्तराखंड, उसके आगे दे रखा है देहरादून, फिर दे रखा मिजोरम और उसके बाद दे रखा आपको प्रश्नवाचक का चिन्ह। तो आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, कोहिमा, शिलांग, आइजोल और इनमें से कोई नहीं। साथियों याद रखना है कि उत्तराखंड की जो राजधानी है वो देहरादून है। उत्तराखंड की जो राजधानी है वो क्या है हमारे पास में, देहरादून है। तो आपसे पूछ रहा है कि मिजोरम की राजधानी क्या होगी। साथियों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे प्रश्न वहाँ पर लगेंगे, 100% लगेंगे। आपको एक वीडियो मिलेगा जिसके अंदर राज्य और राजधानी है, वो मैं कंप्लीटली आपको समझा रहा हूँ, तो वहाँ पर भी उस वीडियो का अध्ययन कीजिएगा ताकि आपको एक बार पुनः याद हो जाएगा। तो मिजोरम की जो राजधानी है वो आइजोल है। मिजोरम की राजधानी कौन सी है, आइजोल। तो हमें सातवें प्रश्न का सही जवाब करना पड़ेगा सी ऑप्शन। चलिए बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 8 की। चलिए बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 8 की। आठवां प्रश्न दे रखा है अपराध और फिर आपको दे रखा है न्यायालय, समानुपात का चिन्ह है और रोग और उसके आगे आपको प्रश्नवाचक का चिन्ह दे रखा है। तो यहाँ दे रखा है डॉक्टर, उसके बाद आपको दे रखा है दवा, उसके बाद दे रखा है अस्पताल और डी ऑप्शन दे रखा है उपचार। अगर आपको इस पहले 8वें प्रश्न का जवाब आता है तो जल्दी से आप कमेंट करके बताइए आंसर क्या होगा। जी बिल्कुल सही जवाब दिया है। आप में से जितने भी स्टूडेंट हैं जिनको इस प्रश्न का आंसर आ रहा है फटाफट से कमेंट करो। देखिएगा, अपराध हो जाता है तो उसके लिए आपको न्यायालय जाना पड़ेगा, यानी अपराध को मिटाना है या अपराध की सुनवाई करनी है तो वहाँ पर आपको कहाँ पहुँचना पड़ेगा, न्यायालय जाना पड़ेगा। जिस प्रकार अपराध का फैसला न्यायालय में होता है, ठीक उसी प्रकार रोग की अगर अपन बात करते हैं तो रोग का जो फैसला होगा, निवारण होगा, कहाँ पर होगा, अस्पताल में होगा। यानी कोई बीमारी लग जाती है उसका निवारण करने के लिए आपको अस्पताल जाना पड़ेगा। जिस प्रकार अपराध का जो फैसला होता है न्यायालय में होता है, ठीक उसी प्रकार रोग का जो निवारण होता है वो कहाँ होगा, अस्पताल में होगा। कहाँ पर होगा, अस्पताल में होगा। क्लियर हो गया। चलिए बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 9 की। चलिए बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 9 की। नवा प्रश्न दे रखा कंपास, फिर दे रखा जहाज, फिर वास्तु और फिर दे रखा प्रश्नवाचक का चिन्ह। जिस प्रकार कंपास जहाज का एक दिशा सूचक होता है, जिस प्रकार कंपास जहाज का एक दिशा सूचक होता है, ठीक उसी प्रकार वास्तु किसका दिशा सूचक होता है, वास्तु जो दिशा सूचक होता है किसका होता है, भवन का होता है। किसका होता है, भवन का होता है। जिस प्रकार कंपास दिशा सूचक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है जहाज में, इसी प्रकार अगर हम बात करते हैं भवन के लिए, तो भवन के लिए दिशा सूचक के रूप में काम करता है कौन, वास्तु। कौन काम करता है, वास्तु। क्लियर हो गया। अब 10वां प्रश्न मैं आपको क्विज के रूप में दूंगा। सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट से मेरा निवेदन है कि प्रश्न संख्या 10 का आप सही जवाब चयन करके जल्दी से कमेंट करके बताइए प्रश्न संख्या 10 का आंसर क्या रहने वाला है। साथियों आज मैंने प्रश्न संख्या 1 से लेकर 9 तक मैंने आपको हल कराए हैं और प्रश्न संख्या 10 मैं उम्मीद करता हूं आपको क्विज के रूप में दे रहा हूं। सभी स्टूडेंट इस प्रश्न संख्या 10 का सही जवाब करेंगे और कल का जो वीडियो लेकर आऊँगा उसमें इस प्रश्न संख्या 10 का मैं आंसर लेकर आऊँगा। तो यहाँ प्रश्न दे रखा पुस्तक, फिर आपको दे रखा पुस्तकालय, फिर समानुपात का चिन्ह है, प्रश्नवाचक चिन्ह और फाइल दे रखा। 4 ऑप्शन आपको नजर आ रहे हैं, बाइट्स, फोल्डर, डाटा और कंप्यूटर। अगर मेरे प्यारे स्टूडेंट्स अगर आपको इस प्रश्न का जवाब आता है तो आप फटाफट से कमेंट कर दीजिएगा आज का क्लास कैसा लगा है, इसके बारे में आप ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। अगर आप भी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, आप अगर ग्राम सेवक की तैयारी कर रहे हो, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स आपसे निवेदन है कि रेगुलर आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिएगा। हम जो रेगुलर आपके सामने वीडियो लेकर आएंगे ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही साथियों। जय हिंद, वंदे मातरम।